कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि दोस्तों आप लोगों का पेपर कोड है FH। ठीक है, ये जो पेपर कोड है FH, ये पेपर दोस्तों आप लोगों का कंडक्ट हुआ था 2018 में। ठीक है, 2018 में जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था ये उसका पेपर है। ठीक है, ये जो पेपर है ये आप लोगों का 22 दिसंबर 2018 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था शिफ्ट वन में। ठीक है, अगर आप लोगों ने पेपर दिया होगा वीडियो का, तो अगर आप लोगों का कोड FH रहा होगा तो आप लोग देख सकते हो। जिनका नहीं भी रहा होगा उनको वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उनको एक अनुमान लग सकेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वीडियो के एग्ज़ाम में। तो मैं बता दूँ दोस्तों, इसमें जो टाइमिंग मिलती है वो 2 घंटे की मिलती है। 2 घंटे की मिलती है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 120 मिनट। ठीक है, टोटल 120 मिनट मतलब कि 2 घंटे। उसके बाद से जो टोटल मार्क होते हैं 300 मार्क के होते हैं ये जो पेपर होता है। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टोटल 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी से 50 क्वेश्चन, उसके बाद से यहाँ पर रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, उसके बाद से जीके से 50 क्वेश्चन, मतलब कि टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। 2-2 नंबर के, टोटल 300 नंबर के ये पेपर होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूं, जो वीडियो का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 2018 में वो तो रद्द हो चुका है। ठीक है, कोर्ट के द्वारा आदेश आ चुका है कि ये जो पेपर है वो ये जो एग्ज़ाम है वो रद्द हो गया है। ठीक है, और इसका जो एग्ज़ाम है वो दोबारा 2022 में होना है। तो इससे आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को एक फ़ायदा मिलेगा कि आप लोगों को पता लग सकेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वीडियो के एग्ज़ाम में और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाला हूँ, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहला सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर हिंदी का। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हिंदी सेक्शन का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था जो पूछा गया था वो क्या था, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था, यहाँ पर निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है। तो 4 ऑप्शन थे, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसके बाद से बिहारी, उसके बाद से 4th ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत। तो मैं बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C बिहारी। ठीक है, ये रीतिकाल के कवि हैं बिहारी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये था, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। ठीक है, हिंदी से ये रचना और उनके लेखक और उनके रचनाकार। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस टॉपिक को भी पढ़ के जाइएगा आप लोग। तो यहाँ पर दिया गया है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद्र भगवान दास। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था इस क्वेश्चन का वो था दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर B चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। ओके, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है उर्वशी किसका काव्य है। उर्वशी किसका काव्य है, तो ये सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग बता सकते हो इसको। तो 4 ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर होगा उर्वशी के जो लेखक हैं, ठीक है, वो हो जाएंगे आप लोगों के रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों का गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो गद्यांश को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो गद्यांश से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि गद्यांश आप लोगों को दे देगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर ये गद्यांश दे दिया है। ठीक है, उसके बाद से इस पर 2-3 या 4 क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं इसी गद्यांश से रिलेटेड। ठीक है, आधा पार्ट वहाँ मैंने दिखाया आप लोगों को, आधा पार्ट यहाँ पर गद्यांश का है ये वाला, उसके बाद से आधा पार्ट आप लोगों का यहाँ पर है। ठीक है, आधा पार्ट आप लोगों का यहाँ पे है। ओके, तो ये गद्यांश दे दिया है और इस पर जो रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहले गद्यांश को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो गद्यांश को चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग। तो गद्यांश को पढ़ते हैं। तो नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर दिया है, अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का, प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है, बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं, धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का चैतन्य आत्मा की। उसके बाद से क्या है यहाँ पर,
दिया है पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेम में हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने गद्यांश को पढ़ा और उम्मीद करता हूँ आप लोग इस गद्यांश को समझे भी होंगे। ठीक है, तो इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्या थे तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था पहला क्वेश्चन इस गद्यांश पर से रिलेटेड पूछा गया था, किससे रहित राज्य किस काम का है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, भद्रजनों के से, श्रेष्ठ जनों से, प्रियजनों से, शिक्षित जनों से। तो अभी हमने क्या पढ़ा, तो यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर होगा आप लोगों का एक बार देख लेते हैं, किससे रहित राज्य किस काम का। ठीक है, तो यहाँ पर गद्यांश में हमने पढ़ा था आप लोगों का किससे रहित राज्य, यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं रहित राज्य किस काम का। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। ठीक है, तो अपने प्रियजनों से हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो दिया है प्रियजनों से। ठीक है, किससे रहित, तो प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग गद्यांश से ढूंढते हैं क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इस गद्यांश से रिलेटेड, ठीक है, वो था जगत का अर्थ है। जगत का क्या है, समाज, संसार, देश, प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का संसार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जगत का अर्थ क्या होता है, संसार होता है। यहाँ पर गद्यांश में भी दिया है, एक मिनट में दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। जो जगत का अर्थ होता है वो संसार होता है। ओके, एक मिनट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जगत का अर्थ जो होता है वो संसार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ नहीं दिया है, आप लोगों को खुद से बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर अर्थ नहीं दिया है। तो जगत का अर्थ आप लोग जानते ही हो, जगत समाज को तो कहते नहीं है, समाज को तो कहेंगे नहीं, देश को तो कहेंगे नहीं, प्रदेश को तो कहेंगे नहीं, पूरे संसार को की बात यहाँ पर आ जाती है जगत का। ठीक है, अर्थ होता है संसार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन इस गद्यांश से रिलेटेड हो जाएगा, निष्फल का आशय क्या है। ये भी निष्फल का अर्थ तो नहीं दिया होगा गद्यांश में। ठीक है, इससे आप लोगों को बनाना है निष्फल का आशय क्या है। तो निष्फल का आशय यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, अधूरा, फलदायी, सार्थक, व्यर्थ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आप लोगों का वो हो जाएगा व्यर्थ, ऑप्शन नंबर डी, व्यर्थ। ठीक है, निष्फल का आशय क्या होता है, व्यर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, उसके बाद से यहाँ पर गद्यांश से रिलेटेड ही क्वेश्चन अगला है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, जीवन को सुखमय बनाना, जीवन को दुखमय बनाना, खेतों की सिंचाई करना, जीवन को संकट में डालना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था इस क्वेश्चन का वो था जीवन को सुखमय बनाना। ठीक है, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या होता है, जीवन को सुखमय बनाना। ओके, तो मैं इस चीज़ को आप लोगों को गद्यांश में भी दिखा सकता हूँ। एक मिनट, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पर दिया है। ठीक है, ये वाला देखिए, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है, वही उनमें फल लगाती है। ठीक है, एक मिनट, पूजा से ही पदार्थ, उसके बाद समाज का पालन करने वाली मनुष्य को निकलती है, बहती है, वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा प्रफुल्लित करती है। उसके बाद से यहाँ दिया है, सुख की जगत में मंगल का मुहूर्त है। ठीक है, तो इसका अर्थ यही होगा। ठीक है, जीवन को दुख में तो बनाना होगा नहीं, खेतों की सिंचाई करना होगा नहीं, जीवन को संकट में डालना ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, जीवन को सुख में बनाना ही होगा, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ। ओके, यहाँ से अपने विवेक से इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को करना होता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों का दिया था, जगत का अर्थ क्या होता है। जगत का अर्थ तो यहाँ पर आप लोगों को गद्यांश में नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन जगत का अर्थ आप लोग जानते हो। ठीक है, समाज तो होगा नहीं, देश तो होगा नहीं, प्रदेश तो होगा नहीं, संसार ही होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर दिया है निष्फल का आशय क्या है। तो निष्फल का आशय जो है अर्थ क्या है, ठीक है, ये भी गद्यांश में नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को अपने बुद्धि विवेक से इसको देखना है, इसका अर्थ निकालना है। तो निष्फल का क्या अर्थ होता है, व्यर्थ होता है। ओके, तो व्यर्थ होता है, आप लोग सभी लोग जानते हो। इसी तरीके से यहाँ पर सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या हो जाएगा, जीवन को सुखमय बनाना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं।
तो दीर्घ स्वर यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए और ए, ठीक है। तो दीर्घ स्वर जो है आप लोगों के यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, बड़ी ई, ठीक है, बड़ी ई, ये दीर्घ स्वर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। तो य, र, ल, व, ये सारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है, य, र, ल, व। तो यहाँ पर व दिया है, 4 ऑप्शन ग, ज, व, स दिया है, तो यहाँ पर व दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये दिया है अल्प प्राण, ठीक है, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं। तो अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है, घोष, सघोष। अल्प प्राण क्या होते हैं, अल्प प्राण आप लोगों का 1, 3, 5, ठीक है, 1, 3, 5 वाले जो वर्ग वाले होते हैं वो क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, ठीक है, 1, 3, 5, ठीक है। तो क, ख, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, ख, ग, घ, ठ, ठीक है। तो 1, 3, 5, क, ख, ग, 3, ये 3 पे आ रहा है, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 10 का यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आप लोगों का ग, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोगों का अल्प प्राण व्यंजन है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर 1 मिनट, ये वाला, ठीक है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। तो घोष वर्ण में क्या आता है, 3, 4, 5 आते हैं, 3, 4, 5 वर्ग वाले आप लोगों के घोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो च, छ, ज, ठीक है, यहाँ पर ज पहले ही दिया है, ठीक है, ज ये 3 नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। 3, 4, 5 वर्ग वाले आप लोगों के घोष वर्ण होते हैं और 1, 2 वर्ग वाले ये आप लोगों के अघोष वर्ण होते हैं। तो 3 नंबर पे ये ज आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा होता है। तो यहाँ पर दिया है अ, आ, ई, उ। ओष्ठ वर्ण क्या होते हैं, जैसे कि जो आप लोग जैसे बोल रहे हो उ, ओ, ठीक है, ऐसे बोल रहे हो तो ओठ, उसमें आप लोगों का ओठ का भी यहाँ पर वर्क कर रहा है, ठीक है, ओठ गोल हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उ जब बोल रहे हो तो यहाँ पर उ बोल रहे हो तो ओठ क्या हो जा रहा है, ओ की आकृति का हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ओष्ठ वर्ण कौन सा हो जाएगा, उ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, ओष्ठ वर्ण। उसके बाद से नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्न में योग रूढ़ शब्द कौन से हैं, पीला, जलज, पर, दूध वाला, ठीक है, योग रूढ़। तो यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पर, ठीक है, योग रूढ़ शब्द क्या हो जाएगा, पर। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर संधि विच्छेद से क्वेश्चन था। तो यहाँ पर दिया गया है महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। तो पहला है मह प्लस उत्सव, मही प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, मही प्लस उत्सव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, महा प्लस उत्सव। ओके, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है, यहाँ पर समास से क्वेश्चन था, बैलगाड़ी में समास है। तो बैलगाड़ी में कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास। तो बैलगाड़ी में क्या हो जाएगा आप लोगों का ये आप लोगों का जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बैलगाड़ी कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है आगमन। आगमन में उपसर्ग क्या है, उपसर्ग, ठीक है, आगमन में उपसर्ग क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों मैं बता दूं, उपसर्ग जो होते हैं वो पहले, जैसे उपसर्ग में पहले लगा होता है किसी शब्द में जो पहले लगा होता है वर्ड, ठीक है, वो उपसर्ग होता है। और जो ये प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय वो बाद में लगे होते हैं, ठीक है, बाद में लगे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आगमन में क्या पहले आया है, तो आ आया है ना, आ, तो यही उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 16 का ए आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर दिया है रसोईया में प्रत्यय, अब की बार प्रत्यय है तो बाद में लगा होगा, तो ठीक है, तो ईया, जो ईया ये लगा है, ईया ना, ये आप लोगों का प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम जो संस्कृत के समान हो, संस्कृत शब्द के समान हो उसको तत्सम बोलते हैं। और तद्भव क्या होते हैं, जो संस्कृत शब्द के समान ना हो, ठीक है, उससे थोड़ा विकसित रूप, ठीक है, वो तद्भव होते हैं।
तो यहाँ पर तत्सम शब्द कौन से हो जाएंगे, तो 4 ऑप्शन है, क्षेत्र, गधा, गाय, घर। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आप लोगों का क्षेत्र, ये संस्कृत के समान है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला 6 जब आए ना कहीं पे तो वो तत्सम ही होते हैं। ठीक है, मोस्टली वो तत्सम ही होते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, तो इस बार तद्भव पूछा है, तो 4 ऑप्शन है, यौवन, निर्झर, जीव, स्थान। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीव। ठीक है, जीव जो है ये तद्भव है, बाकी यौवन, निर्झर और स्थान, ठीक है, ये सारे आप लोगों के तत्सम है। ठीक है, तो जीव क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है निम्न में कौन सा शब्द देशज है। तो देशज गोबर है, घोड़ा, हल्दी, कटोरा। ठीक है, तो यहाँ पर देशज क्या होता है, जो देसी भाषा के रूप में बोला जाता है। ठीक है, जो देसी बोलचाल में जो वर्ड आते हैं, जो शब्द आते हैं, वही सारे देशज होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के जो गोबर है, घोड़ा है, हल्दी है, कटोरा है, तो इसमें से देशज कौन सा होगा, तो इसमें से जो देशज होगा दोस्तों वो हो जाएगा कटोरा, ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है। अब देसी भाषाओं से निकलकर जो थोड़ा विकसित रूप होते हैं विदेशी। ठीक है, जो विदेशी शब्द होते हैं वो विदेशियों से मतलब ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, विदेशों से निकलकर जो हमारे आम बोलचाल में जो आते हैं उसी को विदेशी शब्द बोलते हैं, जैसे कि टिकट हुआ, मध्य हुआ, मयूर। यहाँ पर वचन 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से पूछा है विदेशी शब्द कौन से हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों, आप लोगों का जो राइट आंसर होगा टिकट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये विदेशी शब्द है टिकट, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है निम्न में संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर हरा है। संज्ञा क्या होता है, किसी का नाम, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो हरा तो होगा नहीं, हरा ये आप लोगों का विशेषण हो जाएगा। पतला ये भी विशेषण हो जाएगा। उसके बाद से गहरा, ठीक है, ये भी विशेषण हो जाएगा। सभा, यहाँ पर जो सभा दिया है ना, ये आप लोगों का संज्ञा शब्द है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 22 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है निम्न में सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ हो उसको सर्वनाम बोलते हैं। तो नीर, रोग, सफाई, कौन, ये 3 तो होंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का ये जो कौन है, ऑप्शन नंबर डी, ये आप लोगों का सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है निम्न में विशेषण शब्द हैं। तो विशेषण जो किसी की विशेषता बताता हो जो शब्द वो विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट। तो यहाँ पर जो विशेषण शब्द है दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर लड़कपन तो होगा नहीं, उसके बाद से कठोरता, घबराहट ये भी नहीं होगा। उचित, आप लोगों का जो उचित है ना, ये आप लोगों का विशेषण शब्द हो जाएगा। तो 24 का बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद से नेक्स्ट है निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगा, उठना, चमकना, गिराना, देना। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया जो होगा आप लोगों का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिराना। ठीक है, ये आप लोगों का प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उसके बाद से नेक्स्ट है अव्यय से क्वेश्चन थे। तो अव्यय से जो क्वेश्चन था वो था निम्न में से अव्यय है। तो उत्तर ठीक, जापान, कृष्णा। तो अव्यय जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ठीक है, ये अव्यय है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पक्षी का पर्यायवाची पूछा है। पक्षी का पर्यायवाची पूछा है। तो यहाँ पर भूधर है, मीन है, वृंद है, विहग है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का यही होगा, विहग। ठीक है, पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है, विहग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पर जटिल का विलोम क्या होगा। तो जटिल का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधा सीधा दिया है सरल, सरल, कठिन, जटिल, एक मिनट, हाँ सरल ही होगा। जटिल का जो विलोम शब्द होगा सरल होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा,
यहाँ पर दिया है जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है। तो 4 ऑप्शन है गेय, देय, पेय, दान। जो देने योग्य होता है वो देय होता है ना, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनहीन। दीनहीन शब्द युग्म का सही अर्थ है दिन और दीन। ठीक है, दिन मीन्स क्या होता है? दिन मीन्स होता है दिवस, दिन मीन्स दिवस, और दीन मीन्स क्या होता है? गरीब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर ये रहा, यहाँ दिया है निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? ठीक है, तो साहस, पुस्तक, अंबर और बालक। ठीक है, तो यहाँ पर जो अनेकार्थक शब्द है वो है दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी अंबर। ठीक है, अंबर जो है ये अनेकार्थक शब्द है। ठीक, तो उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का दिया है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो पूज्य। पूज्य तो होता नहीं, पूज्य होता है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से परीक्षण। परीक्षण आप लोगों का ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा, बड़ी की मात्रा रहेगा। उसके बाद से प्राण। प्राण नहीं होता, प्राण होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी परीक्षा, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आप लोगों का निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द। इस बार अशुद्ध शब्द पूछा है, कौन सा है? तो यहाँ पर दिया है प्रादेशिक। ठीक है, तो यहाँ पर प्रादेशिक दिया है, तो ये तो बिल्कुल राइट है। उसके बाद से माधुर्य। माधुर्य आप लोगों का ये भी राइट है। ठीक है, प्रमाणिक, व्याप्त। व्याप्त आप लोगों का माधुर्य, व्याप्त, ये भी आप लोगों का बिल्कुल राइट है। उसके बाद से प्रमाणिक। प्रमाणिक आप लोगों का प्रमाणिक है ना, माधुर्य, प्रमाणिक। एक मिनट, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा जो अशुद्ध है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी प्रमाणिक। ठीक है, ये अशुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा होता है? अधिकरण। ठीक है, अधिकरण का जो कारक का प्रसर्ग हो जाएगा, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के कोलीय पदान से। ठीक है, अधिकरण, तो यहाँ पर अधिकरण का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर अधिकरण का होता है पर, ये प्रसर्ग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। यहाँ पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग से क्वेश्चन था, लिंग से। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग, यहाँ पर क्षमा दिया है, घटना, क्षेत्र, रीति। तो क्षमा, क्षमा करना चाहिए, करनी चाहिए। ठीक है, क्षमा करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर होगा पुल्लिंग, क्षमा करनी चाहिए होता है ना, तो ये तो नहीं होगा। घटना, घटी, घटना, घटा, घटना घटा नहीं होता, घटी होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद से क्षेत्र, कौन सी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? ठीक है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आप लोगों का पुल्लिंग होगा। ठीक है, बाकी रीति ये भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इस बार स्त्रीलिंग पूछा है, तो दुख, कितना दुख। ठीक है, 36, कितना दुख, ये तो पुल्लिंग है। गरिमा, गरिमा, यहाँ पर आप लोगों का ये जो वर्ड है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। यहाँ पर दिया है किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो बहुवचन, दर्शन, नारी, लता, गाय। ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दर्शन, ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? तो मैं जाता हूँ, ये तो नहीं होगा भूतकाल। मैं जाता हूँ, राम घर गया था। ठीक है, ये थोड़ा लग रहा है। ठीक है, वह आ रहा है। उसके बाद से ये भी नहीं होगा, और उसके बाद से वह पुस्तक पढ़ेगा, तो ये तो फ्यूचर में चला गया, ये तो प्रेजेंट में है। ठीक है, और राम घर गया था। ठीक है, यही आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये भूतकाल में, तो ऑप्शन नंबर बी ये भूतकाल में है। यहाँ पर था, थी, थे लगा होता है ना, वो भूतकाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है निम्न में भाववाच्य है। निम्न में भाववाच्य कौन सा होता है? तो यहाँ पर भाव प्रकट हो जहाँ पे। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता।
मोहन से बैठा नहीं जाता। तो यहाँ पर आप लोगों का यही हो जाएगा, यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है ना, मोहन से बैठा नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर दिया है निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। ठीक है, जो मिश्र वाक्य मतलब कि दो वाक्यों से मिलकर बनाओ। ठीक है, तो 2 या 3। ठीक, तो यहाँ पर दिया है विद्वान सब जगह पूजा जाता है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद से दिया है अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद से वह पुस्तक राम की थी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है, जब सवेरा हुआ कॉमा लगाए ना, तो यहाँ पर 2 वाक्य हो गया, एक तो ये एक तो ये। तब हम लोग बाहर गए, जब सवेरा हुआ कॉमा तब हम लोग बाहर गए, तो यहाँ पर 2 वाक्य हो गए, तो यही मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट था मैंने विद्यालय जाना है। मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है, तो यहाँ पर मैंने पहले ही दिख गया। यहाँ पर मुझे विद्यालय जाना है ये होना चाहिए, तो मैंने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो वाक्य का अशुद्ध अंश है मैंने। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न चिन्ह कौन सा है, तो प्रश्न चिन्ह बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ दिया है आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है, तो 4 ऑप्शन थे। असंभव काम होना, बहुत शोर करना, चुगली करना, अचानक आफत आ पड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर था यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, अचानक आफत आ पड़ना, अचानक दुखों का सैलाब आ जाना, यही होता है आसमान फट जाना। ठीक है, यही होता है आसमान फट जाना का मुहावरे का सही अर्थ। ऑप्शन नंबर डी अचानक आफत आ पड़ना, ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है, तो यहाँ पर पौ 12 होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा होना, फूंक फूंक कर पैर रखना। ठीक है, तो स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरे का अर्थ होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का दिख रहा है, पैरों पर खड़ा होना। ठीक है, अपने पैरों पर खुद खड़ा होना, यही स्वावलंबी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है, ये भी मुहावरा है। ठीक है, लोकोक्ति है, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। जब ज़िंदगी भर आप लोग मेहनत नहीं किए हो तो रिजल्ट कैसे निकलेगा। ठीक है, वही चीज़ है ना, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। ठीक है, तो इसका सही अर्थ, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है, जो फर्स्ट ऑप्शन है कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता। ठीक है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। सी है कर्म और फल का कोई संबंध नहीं है। डी है कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ठीक है, तो इसका अर्थ यही हो जाएगा, बोए बेल बबूल का तो आम कहाँ से होए, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, ये भी लोकोक्ति है। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है, तो पाँचों उंगलियाँ घी में। ठीक है, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 उंगलियाँ घी में, इसका मतलब होता है लाभ ही लाभ है। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा 46 का। ठीक है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का मूल पाठ। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है, तो मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है शब्दानुवाद, भावानुवाद, सारानुवाद, व्याख्यानुवाद। तो यहाँ पर व्याख्या के साथ अनुवाद, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी व्याख्यानुवाद हो जाएगा। ओके, 47 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद से यहाँ पर दिया है ब्रज। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है, तो ब्रज जो होता है ना वो आप लोगों का पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, जो कि सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का 48 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी हिंदी। ओके, नेक्स्ट आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो ब्रज हिंदी, मैंने हिंदी के कई सारे टॉपिक बना के पहले ही प्लेलिस्ट में अपने चैनल पर डाल रखा है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप लोग वहां पर जा सकते हो, देख सकते हो, टॉपिक वाइज हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर आप लोग जा सकते हो। वहां पर मैंने सारी चीज़ों को विस्तार से एक ट्रिक की सहायता से बताया है कि ये उपभाषा है, भाषा है, किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ठीक है, पहाड़ी हिंदी, बिहारी
हिंदी, राजस्थानी हिंदी, इन सब का जो है ट्रिक वाइज हमने उसको याद करवाया है। तो आप लोग उस चीज़ को, उस वीडियो को देख ले सकते हो और सारी चीज़ें इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ रहे हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो मैं उसका लिंक जो है, उस वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अमेंडमेंट, ठीक है। अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो अमेंडमेंट मीन्स क्या होता है, जैसे पॉलिटी में आप लोग संविधान संशोधन पढ़े हो ना, तो पॉलिटी में जो अमेंडमेंट होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं संशोधन। अमेंडमेंट मीन्स क्या होते हैं? संशोधन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका सटीक हिंदी अमेंडमेंट का क्या हो जाएगा? संशोधन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरसागर के रचयिता, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सूरसागर के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों विद्यापति, जयदेव, तुलसीदास, सूरदास, ये 4 ऑप्शन थे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, सूरसागर के रचयिता कौन हो जाएंगे? सूरदास, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पर हिंदी सेक्शन से जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग को सॉल्व करवाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको लास्ट में हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जीके सेक्शन से सारे क्वेश्चन को, ठीक है। तो जीके सेक्शन से देख लेते हैं, एक मिनट, जीके सेक्शन, एक मिनट, पहले हम लोग जीके सेक्शन से देखेंगे क्वेश्चन को, उसको जब कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद से रीजनिंग सेक्शन पर आएंगे, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का जीके सेक्शन से क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो लास्ट वाला सेक्शन है जीके सेक्शन, सामान्य जानकारी, जनरल नॉलेज, जीके, ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था वो क्या था, देख लेते हैं। ये था, तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की ज़रूरतों का समर्थन करने के लिए डैश मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो करंट अफेयर से ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, 2018 के करंट अफेयर पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर मैं बता दूँ आप लोगों को क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, COP कनेक्ट, ठीक है। COP कनेक्ट, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया गया है, ठीक है। ये भी करंट से ही बेस्ड क्वेश्चन था। तो क्वीन अनानास, किंग ऑरेंज, प्रिंस आम, क्वीन लीची। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था वो था दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, क्वीन अनानास, ठीक है। इसको त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया गया था, ठीक है, किया गया है क्वीन अनानास को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये था नाबार्ड से, ठीक है। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या होता है? तो इसको हम लोग इंग्लिश वाले में देखते हैं, तो हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होगा वो होता है, आप लोगों को पता होगा, नाबार्ड का फुल फॉर्म वो होता है दोस्तों, यहाँ पर दिया है पहला, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट, ये तो होगा नहीं। बी वाला दिया है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 104 जो क्वेश्चन था वो था, निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाज़ार है? तो 4 ऑप्शन है, ब्राज़ील, अमेरिका, रूस, भारत। तो यहाँ पर जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाज़ार है कौन सा देश है? तो आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2018 के करंट अफेयर पर बेस्ड क्वेश्चन था। वो था 27-29 सितंबर 2018 के दौरान अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो 4 ऑप्शन थे, मुंबई, दिल्ली, भोपाल, पटना। तो यहाँ पर 2018 की करंट अफेयर पर जो बेस्ड ये क्वेश्चन था उसके हिसाब से जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश था? ये भी करंट अफेयर पर बेस्ड क्वेश्चन था। तो 4 ऑप्शन थे, जर्मनी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। ओके, तो यहाँ पर अपना भारत जो है ये 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से जो यहाँ पर दिया है देश
सारे, उनमें से भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का, ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? ये भी आप लोगों का कंप्यूटर से बेस्ड क्वेश्चन है। तो डिस्क क्लीन अप, विंडोज़, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, विजुअल बेसिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजुअल बेसिक। ये आप लोगों का एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, विजुअल बेसिक। ठीक है, तो 108 का डी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से फिर से कंप्यूटर से ही रिलेटेड क्वेश्चन था, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो हमला सतह, अटैक सरफेस, हमला हस्ताक्षर, अटैक सिग्नेचर, हमला पैटर्न, अटैक पैटर्न, हमला पथ, अटैक पाथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमला सतह, अटैक सरफेस। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर ये रहा, यहाँ दिया है सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? तो क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम, क्रिप्ट एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिप्टोग्राफी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? तो ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग वीवीआई में इसको रख सकते हो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पर दिया है 4 ऑप्शन, 56.7, 60.7, 64.7, 68.7। ओके, तो यहाँ पर मैं बता दूँ जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 68.7। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का जो प्रतिशत है वो 68.7% होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, रामचरितमानस का कौन सा कांड, अध्याय सबसे छोटा है? ठीक है, तो सबसे छोटा अध्याय जो है वो आप लोगों का हो जाएगा किष्किंधा कांड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, रामचरितमानस का जो किष्किंधा कांड है वो सबसे छोटा अध्याय है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, दिया है आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑब्वियसली ये पहला ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? तो संत कबीर नगर, मिर्ज़ापुर, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह। ठीक है, अच्छा, किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है ना, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा अम्बेडकर नगर में। ठीक है, अम्बेडकर नगर जो है ये यहाँ पर किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? सितार, वायलिन, तानपुरा और बांसुरी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायलिन। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है इलाहाबाद के किस वर्ष अगले अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाना है? ठीक है, तो 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो उस समय के बेस्ड से अगर देखा जाए
तो अर्धकुंभ का जो आयोजन कब किया जाना है 2018 के बाद, तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2019। ठीक है, तो 2019 में ये हो चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? तो बच्चे के जन्म पर, नामकरण, मुंडन, विवाह। ये भी वीवीआई में इसको डाल सकते हो, ये भी आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है कब? तो मैं बता दूं, यहाँ पर जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तब सोहर गीत, लोकगीत का गायन किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरसाना। ठीक है, बरसाना। ठीक है, जहाँ की राधा जी थी। ठीक है, तो बरसाना आप लोगों का यहाँ पर लठमार होली के लिए ये प्रसिद्ध है, ये स्थान बरसाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का था, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? यहाँ पर हिंदी सेक्शन से क्वेश्चन पूछ लिया है। ओके, जीके में भी हिंदी सेक्शन से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो यहाँ पर मिट्टी की बारात, तो उसका मतलब लेखक और उनके रचनाकार, कहानी और उनके संग्रह। ठीक है, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टॉपिक है हो जाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जीके और हिंदी को मिलाकर देखा जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन जो है आप लोगों के इसी से मिल जाते हैं, लेखक और उनके रचनाकार, कहानी। ठीक है, इनसे। ओके, साहित्य से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो 5 से 6 क्वेश्चन, कभी कभी तो 8-8 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, हिंदी और जीके दोनों में पूछ लिया जाता है। तो इससे आप लोगों को साहित्य जो है उसको ध्यान से देखना होगा एग्ज़ाम के पहले। तो साहित्य को अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग चिंता मत करिए। यहाँ पर देख लेते हैं। तो मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, शिवमंगल सिंह सुमन, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो मिट्टी की बारात जो होगा वो शिवमंगल सिंह सुमन का होगा। ठीक है, मिट्टी की बारात। अच्छा, इसको याद करने का एक ट्रिक होता है, जैसे कि मिट्टी की बारात, जब शंकर जी की शादी हुई थी ना, शंकर जी की, तो उसमें कौन कौन लोग गए थे? जितने जीव जंतु थे, जितने भी जानवर थे, वो सब गए थे। तो उसको मिट्टी में ही होते हैं ना, जो कीड़े मकोड़े होते हैं मिट्टी में ही होते हैं। तो मिट्टी की बारात, ठीक है, मिट्टी की बारात लेकर गए थे शिवमंगल। ठीक है, शिव जी। ठीक है, मिट्टी की बारात जो गई थी वो किसके शादी में गई थी? शिव की शादी में। शिवमंगल मतलब शिव शंकर की शादी में। तो यहाँ पर शिवमंगल सिंह सुमन आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो। इससे आप लोग याद कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों का 119 का बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 119 का बी, शिवमंगल सिंह सुमन आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, 1 मिनट, ये रहा, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? कानपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा। तो मैं बता दूं, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा। ठीक है, सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है आगरा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? 4 ऑप्शन है, इलाहाबाद, आगरा, मुरादाबाद, गाजियाबाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इलाहाबाद। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर हिस्ट्री से क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ दिया है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर आप लोगों का जो कहा जाता था इसको, तो मैं बता दूं, यहाँ पर पल्लीछांदम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पल्लीछांदम इसको कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी? तो तुगलक वंश की जो नींव रखी थी वो था यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी? तो ये रखा था गयासुद्दीन तुगलक ने, तुगलक वंश की नींव रखी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? वीवीआई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? तो 4 ऑप्शन है, जहांगीर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं। ठीक है, तो मैं बता दूं, यहाँ पर जो हुमायूं है ना, हुमायूं, ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है। इनकी जो मृत्यु थी वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही था। उसके बाद से नेक्स्ट था विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो शाहजहां, जहांगीर और अकबर बहादुर शाह। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था। ओके, नेक्स्ट था बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा यही आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त की थी, इसलिए बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र बना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का महात्मा गांधी जी से रिलेटेड। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो ये जो बेलगाम वाली है ना अध्यक्षता 1924, इसमें महात्मा गांधी ने अपना योगदान दिया था, उसमें भाग लिया था। उसमें उनकी उस जो ये आप लोगों का कांग्रेस अधिवेशन था, इसमें इन्होंने अध्यक्षता किया था। ऑप्शन नंबर सी 1924 बेलगाम वाले, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो यहाँ पर स्टैनली ये बाल्डविन है, नेविल चैम्बरलेन है, सर विंस्टन चर्चिल है और जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड है। ओके, तो मैं बता दूं यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड। ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के जो जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो भोपाल, इलाहाबाद, कानपुर, जबलपुर। तो इलाहाबाद आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का इलाहाबाद 129 का बी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का मैं बता दूँ, यहाँ पर जो 130 का जो क्वेश्चन है वो था, निम्नलिखित में से किस नदी का सभागम, ठीक है, अरब सागर में है, समागम अरब सागर में है? तो 4 ऑप्शन नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा जो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। जो नदियों के किनारे देश बसे हुए हैं ना, शहर, देश, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? ठीक है, तो यहाँ पर उद्गम भी पूछा है। ठीक है, तो हंगरी, जर्मनी, रोमानिया, ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पर डेन्यूब का क्या हो जाएगा आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका। तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो एशिया है ना, ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 134 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर जनसंख्या के आधार पर बोलें तो जनसंख्या के आधार पर आप लोगों का चीन हो जाएगा। ठीक है, चीन सबसे आगे है जनसंख्या के मामले में। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है तो यहाँ पर एशिया हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये महाद्वीप पूछा है, ठीक है, महाद्वीप पूछा है तो यहाँ पर एशिया होगा। ओके, उसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर चमेराबाद किस नदी पर बनाया गया है? चमेराबाद, तो सतलुज, रवि और बियास और चिनाब। तो चमेराबाद जो बना गया है किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों आप लोगों का
रावी नदी पर, ठीक है, रावी नदी पर ये चमेरा बांध बनाया गया। 135 का बी जो है वो राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट है गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कोलंबिया, मैक्सिको, इटली, हवाई। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कोलंबिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट है थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। थोसेघर वाटरफॉल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? तो 60, 70, 80, 90, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत जो है दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों का 90%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट है श्री रामनाथ कोविंद भारत के चौथे किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 16, 14, 12, 11। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 14 में, आप सभी लोगों को पता होगा 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पर 139 का बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट मैं बात करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये है भारत के पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर दिया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो हर छठे वर्ष की समाप्ति पर पहला ऑप्शन, हर 5वें वर्ष की समाप्ति, दूसरे वर्ष की समाप्ति, तीसरे वर्ष की समाप्ति। तो मैं बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। मतलब कि जो पंचवर्षीय योजना होती है ना पंचायतों का जो गठन होता है वो हर 5वें वर्ष, मतलब 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। तो हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर ये होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पॉलिटी से था। तो यहाँ पर भारत के संविधान के डैश के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के तहत? तो यहाँ पर 123 दिया, 121, 125, 127। तो मैं बता दूं अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करता है ना वो आर्टिकल 123 के अंतर्गत ये जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये भी पॉलिटी से ही है। तो यहाँ दिया है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो 17 है, 19 है, 15 है, 12 है। तो राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है वो 12 होती है। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ लोकसभा तो उसमें 2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। 12 सदस्य ये मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। तो 142 का आप लोगों का डी जो ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये भी पॉलिटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन था। डैश को विधानसभा का 17वां करने की शक्ति होती है। तो 17वां विधानसभा का 17वां करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। तो मैं बता दूं 17वां जो करता है विधानसभा का जो किसके पास शक्ति होती है ना, तो मैं बता दूं यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो राज्यपाल होगा। तो राज्य की विधानसभा का 17वां करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था प्रथम मोबाइल अपने एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अहमदाबाद, गुड़गांव, चंडीगढ़, नोएडा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नोएडा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से यहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था 2018 के एटी कोर्नी ADI कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो 25वां। ये जो इंडेक्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस चीज़ को करंट अफेयर से रिलेटेड करके ये रिलेटेड होते हैं। तो इसको पढ़ के जाइए, किसी भी एग्ज़ाम में जाइए तो इंडेक्स वाले क्वेश्चन पढ़ के जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया था एटी कोर्नी ADI कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो था 11वां स्थान था। ओके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का था केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RB के पुनर्पूंजीकरण की योजना को डैश तक विस्तार की मंजूरी दे दी है। तो कब तक मंजूरी दे दी है? तो मैं बता दूं यहाँ पर जो आप लोगों का 2020 तक, ठीक है, 2020 तक इसको मंजूरी मिल गई है, ठीक है। तो 146 का ए हो जाएगा। तो 2020 तो ख़त्म हो गया है, 2022 लगने वाला ना, ये 2018 के करंट अफेयर पर बेस्ड था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का था विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 29 जुलाई को, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो डे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, दिवस वाले, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको पढ़ के जाइए किसी भी एग्ज़ाम में। तो
29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। ठीक है, तो 147 का डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ था, निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का, जो योजना वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये योजना वाला किसान वो क्वेश्चन है, सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया है। ठीक है, निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया है? तो 4 ऑप्शन, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा। तो मैं बता दूं यहाँ पर जो राइट आंसर था वो था गुजरात सरकार ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद से जीके पोर्शन से जो लास्ट क्वेश्चन था वो था, हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है? ठीक है, तो करंट अफेयर पर बेस्ड क्वेश्चन था। तो 9, 7, 5, 3 ऑप्शन दिया था। तो इसमें जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर बी 7। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो यहाँ पर जीके पोर्शन से जो क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। अब बचे जो 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइमिंग मैं देख लेता हूँ कितना हुआ, 54 मिनट हो गए। ठीक है, टोटल 55 मिनट हो गए, लगभग 1 घंटे होने वाले हैं। ठीक है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करवाने बैठूंगा ना तो 1 घंटे से कम नहीं लगेगा। टोटल पेपर को सॉल्व करवाने का मतलब क्या होता है, 2 घंटे का टाइमिंग मिलता है तो 2 घंटे लगते हैं। तो 1 घंटे में आप लोग हिंदी और जीके कर सकते हो, और 1 घंटा जो है ना वो आप अपने 1 घंटे से कम ही में कर सकते हो हिंदी जीके। यहाँ पर मैंने आप लोग को समझा के बताया इसलिए टाइम लगा। ठीक है, तो लगभग मान सकते हो 50 मिनट में आप लोग हिंदी और जीके पोर्शन से 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आराम से। ठीक है, अब बचे जो 60 मिनट है ना, 60, 10, 70 मिनट जो है वो रीजनिंग पर आप लोग दीजिए। ठीक है, रीजनिंग पर आप लोग दीजिए और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से लगाना पड़ेगा। तो इसमें टोटल मुझे जहाँ तक मुझे अंदाज़ा लग रहा है, अगर मैं इसको आगे वीडियो को बढ़ाऊँ ना तो 1 घंटे अभी और लगेंगे इस रीजनिंग पोर्शन को सॉल्व करवाने के लिए। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पर एक अलग वीडियो बना दिया जाए। ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोगों को देखने में भी अच्छा लगे। तो अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, वो आप लोगों का इसी पेपर कोड FH पर ही होगा। ठीक है, इसमें जो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करवाऊँगा उसमें। तो उस वीडियो का लिंक ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप लोग उसको जाके देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पर मैं पूरा इसका सलूशन बताऊंगा एक एक क्वेश्चन का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में रीजनिंग पोर्शन के साथ, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।